वर्ब है ये होती क्या है, अगर ये हम जानने की कोशिश करें तो हमें ये पता चलेगा कि वर्ब इज अ वर्ड, या एक शब्द है दैट जो आइदर टेल्स दैट, ये टेल्स लिखा है मैंने, देखो जरा कितना खतरनाक टेल्स लिखा है मैंने। either tells about the action of a noun or pronoun or tells about the introduction of a noun pronoun। कहने का मतलब क्या है, सॉरी, वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जिसका मतलब क्रिया ही नहीं होता है। कहने का मतलब क्या है, वर्ब हमेशा क्रिया नहीं होती। वर्ब एक ऐसा शब्द है जो या तो ये बताता है कि नाउन या प्रोनाउन कोई कार्य कर रहा है, तब तो वो क्रिया होगी, और कभी ये बताता है कि नाउन और प्रोनाउन एक्चुअली है क्या, या तो वे क्रिया होगी। अब ये जब बताएगा, जब वो ये बताएगा, जब वो वर्ड ये बताएगा कि नाउन प्रोनाउन है क्या, वो कौन है, उसे इंट्रोड्यूस करेगा, तो वह क्रिया नहीं होगी, तब वो सिर्फ एक वर्ड होगी जो नॉन एक्शन होगी, और वो केवल नाउन और प्रोनाउन को इंट्रोड्यूस करेगी। वह नाउन प्रोनाउन को इंट्रोड्यूस करेगी, वह सिर्फ नाउन प्रोनाउन के बारे में कुछ न कुछ कहेगी। या तो कहेगी राम इज अ बॉय, यानी राम क्या है, एक लड़का है, राम इज गुड, राम अच्छा है, राम इज अ बॉय, राम इज गुड, राम इज हेयर, राम यहां है। यानी इज तीनों सेंटेंसेस जो छोटे छोटे मैंने बोले हैं, इसमें इज सिर्फ राम के बारे में इंट्रोडक्शन दे रही है। जब तक मैं ना कहूं राम इज प्लेइंग, तब तक प्ले नाम का एक्शन वहां इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, और ये इज अब मेन वर्ब के साथ लगकर हेल्पिंग वर्ब बन गई है। लेकिन पहले जो राम इज अ बॉय में था, उसमें सिर्फ ये लिंक कर रही थी, तो ये वर्ब तो थी लेकिन ये एक्शन नहीं थी। बात मेरी समझ में आ रही है? यानी हर क्रिया एक्शन नहीं होती है। इस बात को थोड़ा और नीचे से समझेंगे, और मैं पूरी तरह से वर्ब का डेफिनेशन दूंगा, और डेफिनेशन के बाद इसके डायमेंशंस बताऊंगा, सारे टाइप्स बताऊंगा, जो आपको आने वाली ग्रामर में चैप्टर में पढ़ने को मिलेंगे। हर चैप्टर में वर्ब का जिक्र होगा, हर चैप्टर में वर्ब लिखे बिना आप सेंटेंस नहीं कंप्लीट कर पाओगे। मींस द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच इज द वर्ब। लेट्स स्टार्ट विद द टाइप्स ऑफ वर्ब। हाउ मेनी टाइप्स आर वर्ब देयर? चलिए, टाइप्स ऑफ वर्ब में सबसे पहले आपको वर्ब लिखूंगा मैं यहां। कल की क्लास में मैं थोड़ा सा समझा पाया था, और इसके बाद नेट प्रॉब्लम की वजह से वो क्लास मेरी अधूरी रह गई थी। तो वर्ब को दो भागों में पहले हम बांटेंगे, ये फर्स्ट भाग है और ये दूसरा भाग है। पहला भाग है फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब, एक एक को समझाते चलेंगे बेटा। और दूसरा है नॉन फाइनाइट वर्ब। आप अपने पास नोट करें, नोट्स बनाते चलें। नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट, यही पहले क्लियर कर लें बेटा, फिर आगे बढ़े। नॉन फाइनाइट वर्ब, चलिए एग्जाम्पल सहित इसको क्लियर कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे देखें, यहां पर मैं लिख रहा हूं ही इज प्लेइंग, देखे ना बेटा, ही इज प्लेइंग। फिर मैंने कहा प्लेइंग इज गुड,
इज गुड फॉर हेल्थ। अच्छे से समझ लीजिएगा, अच्छे से, क्योंकि जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे हर चैप्टर को लेकर के, हर इंट्रोडक्शन को लेकर के, तब तक आप आगे की पढ़ाई करना बेकार है आपके लिए। और मैं कहूं आयशा आप प्लेइंग बॉय, आयशा अ प्लेइंग बॉय, और फिर मैंने लिखा टू प्ले इज इजी। ठीक है ना। इन सारे सेंटेंसेस मैंने एक वर्ब यूज की है और वो वर्ब है प्ले। बहुत ध्यान से समझेंगे बेटा। लेकिन ये प्ले इंग जो वर्ब है इसमें ख्याल रखा गया है कुछ बातों का। किन बातों का ख्याल रखा गया है? आईएनजी फॉर्म जब लगाई गई है तो इसमें टेंस का ख्याल रखा गया है। इज का यूज किया गया है प्लेइंग के साथ, तो इज के साथ नंबर ऑफ सब्जेक्ट का ख्याल रखा गया है। ये ही का ख्याल रखा गया है, ही के नंबर और ही के पर्सन का ख्याल रखा गया है। समझ रहे हैं ना बेटा। तो ये जो इज प्लेइंग वर्ब यहां कंप्लीट पोर्शन है जिसमें इज एक हेल्पिंग यानी सहायक क्रिया का काम कर रही है और प्लेइंग एक मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया का काम कर रही है, और ये दोनों मिलकर के वर्ब बनती हैं। और ये दोनों वर्ब्स जिसको हम एक वर्ब कह सकते हैं, ये लगी हुई है अकॉर्डिंग टू द नंबर, पर्सन एंड द टेंस ऑफ द सेंटेंस। तो ये है फाइनाइट वर्ब। कौन सी है फाइनाइट वर्ब? ये इज प्लेइंग। तो फाइनाइट वर्ब की डेफिनेशन क्या हुई? अ वर्ब, या कहें द वर्ब, ऐसे कहें द वर्ब दैट इज यूज्ड, लिख लेंगे आप साथ में, दैट इज यूज्ड अकॉर्डिंग, इंट्रोडक्शन में सारी चीजें बता देंगे हम, अकॉर्डिंग टू द नंबर, कॉमा पर्सन एंड द टेंस, बस हो गया, इसकी डेफिनेशन हो गई। समझ में आ गई डेफिनेशन बेटा? द वर्ब दैट इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द नंबर, पर्सन एंड द टेंस ऑफ द सेंटेंस, एंड एज द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट चेंजेस इट चेंजेस। जैसे जैसे नंबर और पर्सन सेंटेंस के सब्जेक्ट का बदलता है वह वर्ब भी बदलती है, और इस प्रकार की वर्ब को हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब। इसको हिंदी में कहते हैं बेटा निश्चित क्रिया। क्या कहते हैं? बोलो बोलो बोलो, निश्चित क्रिया, क्योंकि यह अपने सब्जेक्ट के लिए निश्चित होती है। ही है तो इज लगेगा, परफेक्ट टेंस आया तो ही के साथ हैज लगेगा, आई है तो हैव लगेगा, आई है तो कंटिन्यूअस में आई एम लगेगा। तो ये जो अकॉर्डिंग टू द टेंस एंड नंबर पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट चेंज हो रही है, यह क्रिया फाइनाइट वर्ब कह सकती है। कम शब्दों में कह सकते हैं जिस क्रिया का अपना सब्जेक्ट हो, बस हो गया। जिस क्रिया का अपना सब्जेक्ट हो वह क्रिया कहलाती है, क्या बोलो? फाइनाइट वर्ब यानी निश्चित क्रिया। क्लियर हो गई बात? बोलो बात क्लियर हुई फाइनाइट वर्ब की बेटे? बेटा फाइनाइट वर्ब क्लियर? टेल मी गाइस, फाइनाइट वर्ब क्लियर है? गुड मॉर्निंग मुन्नी, गुड मॉर्निंग अनु ठाकुर, गुड मॉर्निंग रविकांत सुमन। पहले मेरी बात का जवाब दें अमृता जी, गुड मॉर्निंग। कई चैनल आ रहे हैं बेटा एग्जामपुर के टीचिंग स्कूल चैनल पर। मैं अनिल बेसवानी आपका स्वागत करता हूं। टीचिंग स्कूल के चैनल पर आपको आना है क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं, हम बना रहे हैं आपको शिक्षक। तो टीचिंग स्कूल का अलग ही चैनल है जिस पर टेट, सुपर टेट, यूपी टेट, टीजीटी और पीजीटी की सभी सब्जेक्ट की ऑल द क्लासेस आर रनिंग कंटिन्यूअसली। ठीक है बेटा? फाइनाइट वर्ब क्लियर हो गई? क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, क्या बात है। चलिए फाइनाइट वर्ब क्लियर। अब बात करते हैं हम नॉन फाइनाइट वर्ब की। अब देखिए जरा आगे बेटा, प्लेइंग इज गुड फॉर हेल्थ। ये प्लेइंग वर्ब तो है,
ये प्लेइंग वर्ब तो है, लेकिन आप अगर पहले की क्लासेस, जितेंद्र याद होगा बेटा आपको, तो आपको मैंने बताया था ये जिरंड है, ये सेंटेंस में वर्ब के पहले लगा है और ये हर हालत में नाउन या प्रोनाउन ही होना चाहिए, क्योंकि ये है सेंटेंस का सब्जेक्ट। यहां इज का सब्जेक्ट प्लेइंग है और सब्जेक्ट कोई नाउन या प्रोनाउन ही बन सकता है, यानी प्लेइंग एक नाउन है, लेकिन बना ये वर्ब से है। कहेंगे तो इसको वर्ब ही, काम ये नाउन का करता है, इसलिए वर्ब से बना ये नाउन है, इसी को वर्बल नाउन कहते हैं। और वर्बल नाउन है ये प्लेइंग, तो ये वर्ब ही तो कहलाएगी। ये है वो वर्ब जो नहीं काम करती अपने सेंटेंस में सब्जेक्ट के अनुसार और जिसका सब्जेक्ट बिल्कुल होता ही नहीं है। द वर्ब, डेफिनेशन क्या बनेगी? द वर्ब, मैं कलर चेंज कर लूं इसका डेफिनेशन का। द वर्ब that has no subject, क्या बात है, बस छोटी सी, and the subject does not have any impression on it. It is not influenced by any parts of speech. It is free. It is free. यानी ये अनिश्चित क्रिया कहलाती है। बेटा क्या कहलाती है? ये अनिश्चित क्रिया कहलाती है, क्योंकि यह अपने आप में निश्चित रहती है। सब्जेक्ट कुछ भी हो, है ही नहीं, पहली बात तो सब्जेक्ट ही नहीं है। सेंटेंस का मूड कुछ भी हो, टेंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सब्जेक्ट तो होता ही नहीं है। और नो इन्फ्लुएंस ऑफ टेंस। दो पॉइंट हो गए इसमें। पहला, नॉन फाइनाइट का पहला पॉइंट क्या है? द वर्ब दैट हैज नो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ही नहीं है। दूसरा, नो इन्फ्लुएंस ऑफ टेंस, जिससे टेंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब देखो ना बेटा, क्या इस वर्ब का सब्जेक्ट तो ये है, तो ये तो फाइनाइट हो गई, लेकिन इस प्लेइंग का सब्जेक्ट क्या है? नहीं, ये तो बॉय के लिए एडजेक्टिव का काम करने वाली वर्ब से बना एडजेक्टिव है, जिसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कह चुके हैं। याद आ रहा है कुछ? तो ये तो वर्ब से बना एडजेक्टिव है, ये तो एडजेक्टिव यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और इसलिए ये भी कैसी वर्ब है? नॉन फाइनाइट वर्ब। ये कैसी वर्ब है? फाइनाइट वर्ब। चलो, टू प्ले, ये है वो इन्फिनिटिव जिसे हम कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब, NFV। लेकिन ये इज और ये इज, ये दोनों कैसी वर्ब्स हैं? ये फाइनाइट वर्ब हैं, क्योंकि इनके पहले लगा वर्ड इनका सब्जेक्ट है, इसके पहले लगा वर्ब इसका सब्जेक्ट है, इसके पहले लगा वर्ड इसका सब्जेक्ट है। क्लियर है? नॉन फाइनाइट और फाइनाइट दोनों। बेटा होम साइंस के बारे में मैं क्या बताऊं अपूर्वा सिंह? बेटा बहुत अच्छे से समझाना ही तो मेरी खासियत है, मैं बहुत अच्छे से समझाता हूं, इसीलिए तो आप आ जाते हैं सुबह सुबह वेटिंग में। ढेर सारे लोग आप इकट्ठा हो जाते हैं 10 बजे। 2 दिन से क्लास नहीं हुई, मेरा मूड खराब था बिल्कुल आज, और आज मैं झूम के पढ़ाने वाला हूं, 10 मिनट ज्यादा पढ़ाऊंगा आज मैं, ठीक है ना? चलिए, हाँ, स्टार्टेड डांसिंग में देखो भाई, स्टार्टेड, रुद्र प्रताप बेटा, स्टार्टेड हमारी ही के अनुसार लगी है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सेकंड फॉर्म लगी है, और यहां जो डांसिंग लिखा है ना बेटा, ये जिरंड हो गया, और इसका कोई सब्जेक्ट तो है नहीं, तो सब्जेक्ट नहीं है तो क्या, ये नॉन फाइनाइट हो गई। क्या बात है बेटा, बिल्कुल क्लियर है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैं आगे बढ़ता हूं। पीजीटी के लिए अलग क्लास की जरूरत नहीं है, दिस विल कवर द होल कोर्स ऑफ टीजीटी पीजीटी। मैं बार बार कह रहा हूं, ये टीजीटी और पीजीटी दोनों को कवर करेगा। ये टेट, सुपर टेट, एस टेट, शिल्पी जी ध्यान रहे, सुपर टेट, एस टेट, एसएससी, बैंक, इट कवर ऑल द कोर्सेस। क्यों? क्योंकि ये तो लैंग्वेज है और मैं लैंग्वेज आपको सिखा रहा हूं। पर्पस हमारा बना रखा है आप लोगों ने टीजीटी पीजीटी का, मैं तो आपको लैंग्वेज सिखा रहा हूं ताकि हर बाधा को पार कर सकें आप। आपको इसलिए लैंग्वेज सिखा रहा हूं। मैं इसलिए लैंग्वेज नहीं सिखा रहा हूं कि आप सिर्फ टीजीटी निकाल पाए या सिर्फ पीजीटी निकाल पाए, आप हर उस बाधा को पार कर पाए, आप अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ा पाए, आप बच्चों को अपने, अभी कल मेरे पास मैसेज आया था, मैं दिल से भावुक हो गया। वो यही पढ़ने वाली बच्ची थी, उसने मैसेज किया मेरे पास कि सर
आपके नोट्स से मैं अपने बच्चों को इंग्लिश सिखाती हूं और मैं वो सारी चीजें अब कर लेती हूं जितना आपने पढ़ाया। क्या बात है, मुझे इतना मैं भावुक हो गया कि उसने अपने बच्चों को अंग्रेजी सिखाई मेरे नोट्स के द्वारा। और वो शुरुआत में जब आई है तो उसने कहा सर मुझे अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती है, समय पर शादी हो गई थी लेकिन समय पर मैं पढ़ाई नहीं कर पाई, सारी पढ़ाई मैंने बाद में की, मेरे बच्चे होने के बाद मैंने पढ़ाई शुरू की। और अब मुझे ऐसा लगता है कि टेट, सुपर टेट, एस्टेट तो मैं निकाल ही लूंगी। और अगर मैं एमए की होती इंग्लिश से या बीए की होती, टीजीटी डाल पाती तो मैं टीजीटी निकालती। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये मैसेज, ऐसे मैसेजेस मुझे बहुत प्रेरणा देते हैं। तो मैं मेरे अंदर उत्साह आता है कि मैं वो हर चीज आपको सिखा दूं, सरलतम तरीके से सिखा दूं जहां आपको समस्या होती। तो फाइनाइट और नॉन फाइनाइट क्लियर है। अब मैं बढ़ रहा हूं इनके डायमेंशंस की तरफ, इनके प्रयोगों की तरफ। तो वर्ब को दो डायमेंशंस में हमने बांटा। अब हम बात करेंगे वर्ब के फाइनाइट पार्ट की, फाइनाइट वर्ब। अब आप समझ रहे हैं, ये यहां इसमें फाइनाइट वर्ब में वो सारी वर्ब्स आएंगी, वो सारी वर्ब्स आएंगी जिनका अपना सब्जेक्ट होता है और जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज की जाती हैं। क्लियर हो गई बात? तो फाइनाइट वर्ब को कितने पार्ट्स में हम बांटेंगे? तो सबसे पहले रखें हम ट्रांजिटिव को। ये वह क्रिया होती है जो सब्जेक्ट के अनुसार यूज होती है और इसीलिए ट्रांजिटिव एक फाइनाइट वर्ब है। दूसरी इंट्रांजिटिव, दूसरी हो गई इंट्रांजिटिव और तीसरी हो गई ऑक्सिलरी। तीसरी क्या हो गई बेटा? ऑक्सिलरी हो गई। ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और ऑक्सिलरी, ये तीनों वर्ब्स कौन सी हैं? ये तीनों फाइनाइट वर्ब्स हैं जो हमेशा अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग यूज होंगी। क्लियर हो रहा है? क्लास क्यों बंद है? कहां क्लास बंद है राधे श्याम जी? अब भैया ये इकोनॉमिक्स का जवाब आप उसमें ऐप पे लीजिए। ये क्या कर रहे हो आप लोग? मुझसे क्या पूछ रहे हो? नाइस मत कहो, वेरी नाइस कहो। चलो चलिए ट्रांजिटिव। अब देखो ट्रांजिटिव की पहले डेफिनेशन लेते हैं। द वर्ब दैट मस्ट टेक an object to complete the action to complete the action। क्लियर हो गई बात? डेफिनेशन क्लियर हो गई? वह वर्ब ये दिख रहा है बेटा, विजिबल है जो मैं लिख रहा हूं, यहां थोड़ा छोटा लिख रहा हूं मैं, ये सारा विजिबल है। हाँ तिवारी जी, विराट तिवारी जी, आप भी हैं बेटा, आपका नाम मैंने लिया तो था। चलो बेटा, द वर्ब दैट मस्ट टेक एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द एक्शन, विदाउट एन ऑब्जेक्ट इट नॉट गोइंग टू बी कंप्लीटेड। ये कभी कंप्लीट नहीं होती बिना किसी ऑब्जेक्ट के, और ऑब्जेक्ट किसी सेंटेंस का कोई नाउन या प्रोनाउन ही हो सकता है। अच्छा, इंट्रांजिटिव की खासियत क्या है? द वर्ब that has no object at all। at all का मतलब है बिल्कुल भी, जिसका कोई बिल्कुल भी ऑब्जेक्ट नहीं होता। and the subject itself, ये कोई किताबी डेफिनेशंस नहीं है, ये वो डेफिनेशंस मेरी बनाई हैं जो आपकी समझ में आ जाएं। द सब्जेक्ट इटसेल्फ, खुद सब्जेक्ट रिसीव द एक्शन, रिसीव्स द एक्शन।
अब इस बात को आप समझिए कि किसी भी क्रिया को करने के लिए, मान लीजिए आपने कोई सब्जेक्ट लिया और फिर उसके बाद कोई क्रिया ली, उस सब्जेक्ट से क्रिया करवाई, तो इस क्रिया को करने के लिए आपके पास एक नाउन प्रोनाउन इधर भी होना चाहिए। एक नाउन प्रोनाउन तो उसका सब्जेक्ट हो गया, शुरुआत की क्लासेस में समझा चुका हूं जब सब्जेक्ट मैंने समझाया था। तो सब्जेक्ट का रोल जितना वर्ब के लिए होता है उतना ही इस ऑब्जेक्ट का भी रोल इस क्रिया के लिए होता है। ये सब्जेक्ट इस क्रिया को करता है और ये ऑब्जेक्ट इस क्रिया को खुद पर होने देता है, यानी करवाता है अपने पर। तो क्रिया के फोर्स को रिसीव करता है जो नाउन प्रोनाउन, वह होता है उसका ऑब्जेक्ट, और वह जस्ट आफ्टर सब्जेक्ट लगता है, जस्ट आफ्टर वर्ब लगता है। वर्ब और उस नाउन प्रोनाउन के बीच में कुछ भी नहीं आना चाहिए, वरना वो रिसीवर गड़बड़ हो जाएगा और वो वर्ब का फोर्स रिसीव नहीं कर पाएगा। जैसे इसको ऐसे देखें, मैं यहां इसका एग्जाम्पल लिख रहा हूं एक ऊपर, मैं अगला पेज ले लेता हूं। जैसे मैं कहूं, एक सेंटेंस एग्जाम में आपके आया था, मैं व्हाइट कर लेता हूं इसको, व्हाइट शायद ज्यादा विजिबल होता है। जैसे मैं लिखूं ही killed in the room, सिंपल सा सेंटेंस लिया है मैंने, he killed in the room. Do you think the sentence require any correction or it is correct? क्या ये सेंटेंस सही है या गलत है? यस, वर्ब पर करवाता है, वर्ब उसको अपने ऊपर होने देता है। एक बार शेयर करें जरा हमारी क्लास को और 100+ पहुंचाएं तो मजा आए। थोड़ा सा अंग्रेजी पढ़ने वालों की संख्या बहुत कम रहती है, मैं जानता हूं, लेकिन कुछ तो निकलेंगे ना। आप लोग तो रेगुलर आते हैं क्लास में मेरी, मैं जानता हूं, और कंटिन्यू क्लासेस देखते हैं और जवाब दिए। एक बार शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, लाइक करें, और कमेंट तो आप कर ही रहे हैं। और मैं क्या चाहता हूं कि इस सेंटेंस को बताएं, डू यू थिंक इट रिक्वायर्स एनी करेक्शन? बेटा, डू यू थिंक इट रिक्वायर्स एनी करेक्शन? क्या इसको किसी करेक्शन की जरूरत है? क्या इस सेंटेंस में कोई करेक्शन रिक्वायर्ड है या ये सही है? डू यू थिंक इट रिक्वायर्स एनी करेक्शन बेटा, और इट इज करेक्ट? क्या यह सेंटेंस सही है या गलत है? जरा बताइए तो हमें, क्या यह सेंटेंस सही है या गलत है? मॉर्निंग डियर, मॉर्निंग मॉर्निंग रुद्र प्रताप। ये रॉन्ग है, बिल्कुल रॉन्ग है, बिल्कुल रॉन्ग है। ये सेंटेंस आपको देखा देखा नहीं लग रहा है? अगर हम यहां डाइड लगा दें तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। अब ये सही है और ये गलत है। यही खेल है ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब का। बेटा, अगर हम इस किल्ड को लिखें तो इसको ऐसे लिखें, ही किल्ड। अब ये जो किल क्रिया है ये एक ट्रांसिटिव वर्ब है, यानी ये सब्जेक्ट के द्वारा की जाएगी, लेकिन जिस पर की जाएगी वो यहां होना चाहिए, वो यहां होना चाहिए। आई स्नेक, अगर मैं यहां लिख दूं आई स्नेक, अब यहां पर स्नेक लिख दिया हमने, सांप लिख दिया मैंने, तो अब ये जो सांप मैंने लिखा है अब ये इसका ऑब्जेक्ट बन गया। तो किल की क्रिया का रिसीवर कौन है? स्नेक, यानी सांप मरा और ही ने मारा। बात समझ रहे हैं? लेकिन अगर मैं यहां पर डाइड लिख दूं, ही डाइड, तो अब इस डाइड को ही ने किया, और ही ने किया किस पर? खुद ही पर। यानी करने वाला सब्जेक्ट और वर्ब के फोर्स को रिसीव करने वाला ऑब्जेक्ट, ये दोनों ही दोनों ही है। यानी ये सब्जेक्ट भी है ही और ऑब्जेक्ट भी है ही। यानी इंट्रांसिटिव वर्ब के बारे में एक बात और पता चली। क्या पता चली? मैं आपको पहले बता चुका हूं कि सब्जेक्ट जो है वही रिसीवर होता है और ऑब्जेक्ट भी होता है। मींस ऑल द एक्शंस कौन से होंगे? ट्रांसिटिव वर्ब्स। बेटा, आप इस तरह से इसको पहचान पाओगे ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव को। ऑल द एक्शंस दैट सब्जेक्ट डज ऑन इट्स
बॉडी, ऑन इट्स बॉडी। जितने भी एक्शन आप अपने शरीर को ऑब्जेक्ट बनाकर करते हैं वो सारे इंट्रांसिटिव होते हैं। चलिए देखिए कितने एक्शन आप अपने शरीर को, बॉडी को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। जैसे मरना यानी डाई, डाई में कौन मरता? मेरी बॉडी मरती। मैं चलता हूं, मैं वॉक करता हूं, तो वॉक एक्चुअली कौन करती है? मेरी बॉडी करती है। मैं जब स्लीप करता हूं तो वास्तव में सोता कौन है? मेरी बॉडी सोती है। मैं तो सोता हूं, उसके अंदर हूं मैं, लेकिन वास्तव में सोती हुई नजर कौन आता है? ऑब्जेक्ट कौन होता है जो सोता हुआ नजर आता है? स्लीप होता है ना? स्लीप है। गो करता हूं मैं, तो गो मैं करता हूं, लेकिन वास्तव में चलती तो मेरी बॉडी है। मैं गो करता हूं, मैं कम करता हूं, मैं लाफ करता हूं, मैं स्माइल करता हूं, लाफ करता हूं, मैं स्विम करता हूं। ठीक है ना? ये जितने भी एक्शंस आप अपनी बॉडी पर ही करते हैं, अपनी बॉडी को ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करते हैं। कैमरे की बैटरी खत्म हो गई क्या? हाँ बेटा, भूत नहीं पकड़ा है, भूत नहीं पकड़ा है। मैंने प्रभु से प्रार्थना की थी, लेकिन प्रार्थना रिसीव होने में देर हो गई। इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से भगवान के पास मेरी प्रार्थना पहुंच नहीं पाए शायद। उन्होंने देर में उसको रिसीव किया, तो उन्होंने आशीर्वाद तो दिया कि क्लास कंटिन्यू करिए सर जाके, आप बहुत मेहनत से पढ़ा रहे हैं, बच्चे बहुत मेहनत से पढ़ रहे हैं। ठीक है, कुछ नहीं हुआ बेटा, मैं आ गया। सना बेटा मैं आ गया, मैं अंकिता जी में आ गया, अमृता में आ गया। अब फिर अभी ये कहेगा नालायक विराट कि लड़कियों का नाम लेते। हवन तो होएगा विराट, सही कह रहे हो तुम बेटा, हवन तो करवाना पड़ेगा विराट बेटा। अब तुम जो कमेंट नहीं करोगे तो तुम्हारा नाम कैसे पढ़ेंगे हम? चलिए ठीक है, बैटरी फुल चार्ज हो गई है, वेरी गुड। वो ऑन करना भूल गया था बच्चा। चलिए ठीक है, तो डाई, वॉक, स्विम, गो, कम, स्माइल, लाफ और स्विम, और इस तरह के जितने, वीप भी आपने लिखा है, वो मैं वहां से लाया हूं, क्राई भी, है ना? ये जितनी भी चीजें हैं जो आप अपनी बॉडी पे करते हो एक्शंस, वो सारे के सारे एक्शंस क्या कहलाते हैं? वो इंट्रांसिटिव यानी अकर्मक क्रियाएं हैं। ये अकर्मक क्रियाएं हैं, इनमें कोई कर्म नहीं होता। ये अकर्मक, अ माने बिना कर्म की, और सकर्मक माने कर्म सहित। तो ये क्लियर हो गई। बाकी सब की सब वह वर्ब्स हैं, ट्रांसिटिव वर्ब्स हैं, जिनको आपको कर्म के साथ लिखना है, ऑब्जेक्ट के साथ लिखना है। अब जरा देखिए इसको, ही डाइड इन द रूम, ये सही है? ये क्लियर हो गया ना? अगर मैं ऐसे लिखूं, ही किल्ड इन द रूम, अब ये गलत हो गया। अब एक चीज मैं और क्लियर कर दूं बेटा, एक चीज मैं और क्लियर कर दूं। ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब का एक फर्क होता है, और वो समझ लीजिए। जैसे कि ट्रांसिटिव वर्ब को टीवी कहें बेटा, आप समझ जाओगे। टीवी ऑलवेज टेक्स अ नाउन और प्रोनाउन जस्ट आफ्टर इट, जस्ट आफ्टर इट, हमेशा अपने तुरंत बाद एक नाउन या प्रोनाउन लेती है। कौन? ट्रांसिटिव वर्ब। उसी तरह से मैं ऊपर का सेंटेंस हटा के आपको बता दूंगा, थोड़ा सा ये वाला हटा दूं मैं,
यहीं पे लिख दो इंट्रांसिटिव को भी परिभाषा, क्या परिभाषा होती है इंट्रांसिटिव की। उसी तरह से आईटीवी यानी इंट्रांसिटिव, अब इसको आईटीवी कहूंगा मैं और आप भ्रमित मत होइएगा। उसी तरह से आईटीवी ऑलवेज एंड्स द सेंटेंस, एंड्स द सेंटेंस, यही अपने आप पे सेंटेंस को खत्म कर लेती। यानी कोई सेंटेंस वर्ब पे खत्म हुआ, उसके बाद कोई नाउन प्रोनाउन नहीं है, तो वो वर्ब आईटीवी है यानी इंट्रांसिटिव। अथवा एक चीज और टेक्स, मैं आ गया, वो आप वॉइस है तन्वी अंकिता, वॉइस आ गई, वॉइस आ गई, वॉइस आ गई बेटा, वॉइस आ गई, आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई, वॉइस आ गई, आवाज आ गई बेटा, बस अभी पहुंचेगी वॉइस, पहुंच गई वॉइस भाई, बोलो यस पहुंच गई, बोलो पहुंच गई कि नहीं। अरे अब पहुंची कि वॉइस नहीं पहुंची। आ गई आ गई आ गई आ गई, अरे आ गई बेटा सना तिवारी जी, बेटा आ गई, हाँ क्लियर है। तो अब ये दोनों चीजें क्लियर हो गई, कौन कौन सी। टीवी की एक खास बात और क्या पता चली, ऑलवेज टेक्स अ नाउन और प्रोनाउन जस्ट आफ्टर इट, हमेशा अपने बाद एक नाउन प्रोनाउन लेगा, उसके बिना ये कंप्लीट नहीं होगा। अच्छा, आईटीवी की ऑलवेज एंड्स द सेंटेंस, हमेशा ये सेंटेंस को एंड करती है, और टेक्स, और टेक्स, ये टेक के ई एस है ना, अगर आपको दिखने में समस्या हो रही हो, ये एंड्स भी गड़बड़ था और टेक्स भी मैं फिर से लिख देता हूं, आप वहां से देख रहे होंगे। तो ये ऑलवेज एंड्स, और क्या क्या करता है ये, ऑलवेज टेक्स, ऑलवेज टेक्स अ प्रीपोजिशन जस्ट आफ्टर इट, अपने तुरंत बाद, या तो सेंटेंस को खत्म करेगा, कौन बेटा, आईटीवी यानी इंट्रांसिटिव वर्ब, और अगर सेंटेंस खत्म नहीं हुआ है वर्ब पे, आगे और कुछ कहना है, तो तुरंत इंट्रांसिटिव वर्ब के बाद एक प्रीपोजिशन लगेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए यहां आ जाइए फिर से, ही किल्ड इन द रूम। अब ये देखिए ये सेंटेंस क्यों गलत हुआ था, इस वजह से क्योंकि ये आईटीवी है। अगर आप इस बात को नहीं जान पा रहे हैं तो सोचिए, ये किल्ड जो होगा मरेगा, वो बाद वाला मरेगा, तो क्या हम इसको हटा दें, बस अब सेंटेंस सही हो गया। अब देखो ये सेंटेंस में हमने लिख दिया ये हटा दिया, अब बताइए सेंटेंस सही है कि गलत है। ही किल्ड द रूम, प्रैक्टिकली गलत है, टेक्निकली और ग्रामेटिकली ये सही है, बात समझ गए। अब जो भी इसके बाद आएगा मरेगा वो सर्तिया, चाहे वो रूम ही क्यों ना हो। अब चूंकि रूम एक नॉन लिविंग थिंग है, उसको मार नहीं सकते हम, वो मर नहीं सकता, उस पर एक्शन परफॉर्म किल कर नहीं हो सकता, इसलिए टेक्निकली और प्रैक्टिकली ये गलत है, लेकिन ग्रामेटिकली ये सही है, ग्रामेटिकली ये सही है बिल्कुल। चलिए अब आइए, ही किल्ड, अब अगर रूम ये यहां इन लगा रहने दें, तो हम यहां पर इस ही को ला करके ऐसे हिम सेल्फ लिख दें, तो अब ये ही यहां एक्शन करने के बाद
किल के बाद किल की बंदूक से निकली गोली को खाने के लिए ही पहले बंदूक चलाएगा और फिर टॉलीवुड पिक्चर की तरह दौड़ के सामने आकर और सीने पे अपने गोली खा लेगा और ये खुद ही मर जाएगा। अगर ही को मरना है तो डाई का यूज करना चाहिए इसे, और डाई का यूज नहीं करना, अगर किल का यूज करना है तो इसे मार के गोली फिर सामने आना पड़ेगा। मींस अपनी रिफ्लेक्शन को थ्रो करना पड़ेगा वर्ब के पीछे, एक प्रोनाउन की तरह, नाउन या प्रोनाउन की तरह ऑब्जेक्ट बनाकर जिसपे वो क्रिया परफॉर्म करेगी, रिसीव करेगा जो एक्शन उस क्रिया का, और उसी को हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं, सब्जेक्ट का जो रिफ्लेक्शन बनती है। अब बात क्लियर हो गई कि नहीं बेटा? क्लियर हो रही है? अब बात क्लियर हुई कि नहीं? बेटा क्लियर हो रही है? अपूर्वा तू आपस में लगी हो, दीक्षा से बात कर रही हो, दीक्षा से व्यवहार बना रही हो, तुम हमारी क्लास नहीं देख रही हो। क्लास के बारे में बताओ, हमको ठीक लग रहा है कि नहीं? ये समझ में आया कि नहीं? अंकिता बेटा क्लियर है? ट्रांसटिव और इंट्रांसटिव क्लियर है? मैं आगे बढ़ूं, ऑक्सिलरी पे चलूं? यस, मैं चलता हूं आगे, मैं आगे चलता हूं। रूबी गुड मॉर्निंग बेटा, चलो आ जाओ। ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी का मतलब सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब्स होता है, यह मतलब है इसका। लेकिन रोल बहुत मायने रखता है ना बेटा, आपको पता है ना, रोल बहुत मायने रखता है। जैसे मैं कहूं, अब ऑक्सिलरी को डिवाइड कर लें जरा हम पार्ट्स में, तब बात करें। ऑक्सिलरीज को हम पार्ट्स में डिवाइड कर लें तब फिर बात करें। तो ऑक्सिलरीज आर डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, प्राइमरी वर्ब्स और सेकेंडरी वर्ब लिख दें इनको। प्राइमरी वर्ब्स के बाद क्या लिख दें? सेकेंडरी। ये मॉडल्स, ये मॉडल है, ये मॉडल होता है जिसका मतलब सिंबल होता है यानी प्रतीक। ये अलग वर्ड है, ये मॉडल है। ये मॉडल शब्द मूड से बना है जिसका मतलब होता है मनोदशा। मूड का मतलब होता है अगर मेरा मूड नहीं है, मानसिक अवस्था को ये दो तक है, यानी विल होगा कि शैल होगा कि कैन होगा कि मे होगा, जो भी होगा वो सब्जेक्ट के मूड को बताएगा कि किस कंडीशन में है कार्य को करने की। ठीक है ना? ये अलग से हम पढ़ाएंगे, पूरा चैप्टर ही, आज केवल इंट्रोडक्शन होगा इनका। तो प्राइमरी वर्ब्स होती हैं 3 बेटा, 3 होती हैं। पहली होती है टू बी, जिसको हम होना कहते हैं, जिसका हिंदी मतलब होता है बी माने होना। और दूसरी वर्ब होती है ये डू, डू होती है दूसरी, नंबर 2, नंबर 1, नंबर 2, टू डू। और डू का माने होता है बेटा करना। और तीसरी वर्ब होती है टू हैव, और हैव का मतलब होता है रखना, यहां पजेस करना, पजेज करना। ये पोजेज नहीं है, ये पोजेसिव नहीं बनता, पजेसिव, इट्स पजेस। आवाज आ गई? ध्यान दीजिए आप। अच्छे टीचर सब रूबी, अच्छे टीचर को, अरे रौनक बेटा तुम्हारा भी नाम प्यार से लेते हैं, तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी है क्या? और लड़कियों से कोई रिश्तेदारी है क्या? लड़कियों से वैसे रिश्तेदारी नहीं, दूर ही रखनी चाहिए। और तुम जो है हमको आरोप लगा रहे हो हमारे ऊपर, ऐसे मत करो बेटा। मैं कोई फेमिनिस्ट नहीं हूं। चलिए बेटा
मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा था कि हर एक वर्ब, अब देखो बेटा बहुत ध्यान से ये पॉइंट समझना, ये पॉइंट जो मैं बोलने जा रहा हूं बहुत ध्यान से समझो। मैं कलर इसका चेंज करने जा रहा हूं, रेड चलेगा इस पर, रेड दिख रहा है देखो, रेड बढ़िया नहीं दिखेगा, येलो ले। मैं एक खास बात बताने जा रहा हूं, ये और ये टू के साथ यूज की गई हैं यूं ही। अगर मैं इनको लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं बी, डू और हैव। सिंपली जब किसी वर्ब का हम जिक्र करते हैं तो हम बेयर इन्फिनिटिव की तरह यूज करने के बजाय टू का लगाते हैं। टू राइट की फॉर्म है ये, टू राइट, यानी हम इन्फिनिटिव फॉर्मेट में उसको बोलना पसंद करते हैं, बस इतनी सी बात है और कोई बात नहीं है। ये ऐसी वर्ब है जो बिना इन्फिनिटिव के लिखी गई है, नहीं बिना टू के लिखी गई है। अब वास्तविक वर्ब ये है और ये है, और ये तीनों बेस फॉर्म है। यही सेंटेंस था जो मैं कह रहा था, ध्यान से समझना। ये तीनों बेस फॉर्म है, ये तीनों बेस फॉर्म है। ये कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म नहीं है। आप वही चीजें पढ़ रहे हैं ग्रामर की, मैं वही चीजें इंट्रोडक्शन में पढ़ा रहा हूं जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, और फिर भी चिपक के पूरा 1 घंटा क्लास आपको देखनी पड़ रही है। हर कदम पे आपको चौंकाता हूं मैं, क्योंकि आपने ठीक से नहीं पढ़ा है, और पढ़ा है तो ऐसे टीचर से पढ़ा है जिसको खुद ठीक से नहीं पढ़ना आता था, खुद वो ठीक से नहीं पढ़ा था। समस्या ये थी, जब तक टीचर मेहनत नहीं करेगा बच्चे, आपको मटेरियल अच्छा नहीं मिल पाएगा, आपको वो ऑथेंटिसिटी नहीं मिल पाएगी, वो ऑथेंटिक चीजें नहीं मिल पाएगी जो टीचर को, जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ। हमको पहले डूबना होगा, रातें काली करनी होगी, पहले अपने आप को स्ट्रांग करना होगा ईच एंड एवरी डायमेंशन में, तभी आपके ईच एंड एवरी क्वेश्चन का आंसर हम दे पाएंगे। और आपके क्वेश्चन ही हमको गहराई में उतरने को मजबूर करते हैं। आपकी सफलता ही हमें गहराई में उतरने को, जाने को मजबूर करती है, रातों में जागने को मजबूर करती है। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये बी, डू और हैव, ये कोई फर्स्ट फॉर्म नहीं है, ये हैव फर्स्ट फॉर्म नहीं है, ये डू फर्स्ट फॉर्म नहीं है, ये बी फर्स्ट फॉर्म नहीं है, ये तीनों बेस फॉर्म है। क्लियर हो गई बात? टू बी, टू डू और टू हैव, जो कि ओरिजिनल प्राइमरी वर्ब्स हैं 3, और ये तीनों बेस फॉर्म है। अब इन तीनों की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म में लिखने जा रहा हूं। चलिए, टू बी की फर्स्ट फॉर्म इज होती है, एम होती है, और बोलो बेटा अब आर होती है। यानी ये यहां दिख ना रहा हो तो मैं सारा लफड़ा हटा के यहां पे लिख दूं बीच में। क्लियर हो रहा है? मैं अगले पेज पे जा रहा हूं। अरे अब तो आवाज आ रही है बेटा, बढ़िया सी, इतनी मीठी आवाज है मेरी, अच्छी नहीं लग रही है आपको? विकास बेटा बताओ इन सबको, आवाज आ रही ना मेरी? इतनी बढ़िया आवाज है मेरी, अगर मैं गाना गाता होता तो अभिजीत को फेल कर देता। दम है बेटा मेरी आवाज में, और नहीं तो क्या। और जोर से बोलो, लड़कियां डर जाती हैं ना, इसलिए और थोड़ा धीरे बोल रहा हूं मैं, जोर से नहीं बोल रहा हूं। मैं क्या कह रहा था? मैं कह रहा था बी एक बेस फॉर्म है, आपको स्पष्ट दिखना जरूरी है, और बी की फर्स्ट फॉर्म होती है इज, एम और आर। 3 फॉर्म होती हैं फर्स्ट, 3 फॉर्म्स होती हैं फर्स्ट। किसकी? वर्ब बी की। अगर मैं लिखूं ही इज अ बॉय, ये वो प्रश्न पूछने जा रहा हूं मैं आपसे जो टीजीटी में पूछ लिया गया तो 50% बच्चे बिना जवाब देके आएंगे, और दे के जवाब आएंगे इतना शानदार तरीके से। अगर मैं पूछूं इस टेंस सेंटेंस का टेंस कौन सा है, विच टेंस, मैं यहीं से प्रश्न शुरू करूंगा फिर आगे की क्लास चलेगी। विच टेंस इज यूज्ड, कितनी सिंपल बात आपसे पूछ रहा हूं मैं, यूज्ड इन दिस सेंटेंस। चलो बताओ, कर दो भाई एक बार क्लास, जरा एक बार क्लास को शेयर करो जरा। आज बहुत आगे पहुंच गए हम लोग और 100+ करने वाले हैं बहुत जल्दी से। फटाफट शेयर करिए एक बार, फटाफट शेयर करिए। हैज हैव सबको मालूम है, मुझे भी मालूम है, आपको भी मालूम है। आगे भागोगे ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन वो बातें जो मैं बता रहा हूं ये आपको कौन बताएगा। तो हमारे अनुसार चलते रहिए। एक बार शेयर करिए बेटा,
चलो बेटा शेयर करो फटाफट, एक बार शेयर करो, 100+ पहुंचने वाले हैं हम लोग। ये देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और एक बिटिया हमारी रानी प्रियंका रानी कह रही हैं सिंपल प्रेजेंट है ये। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैं देने जा रहा हूं आपको मैं ऑप्शंस, और अगर ऑप्शन में मैंने सिंपल प्रेजेंट ना दिया तो आप क्या करोगे। मैं आपको ऑप्शंस दे रहा हूं, मैं ऑप्शन दे रहा हूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का है टेंस ये, दूसरा प्रेजेंट परफेक्ट का है ये टेंस, तीसरा ऑप्शन है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है ये टेंस, या कंटिन्यूअस है ये टेंस, या चौथा नन ऑफ दीज है। अब बोलो क्या करोगे। एग्जामिनेशन आपकी परीक्षा ऐसे थोड़ी लेगा, हलवा देगा आपको, खाइए सोहन हलवा और एग्जाम निकालिए। वो चाहता है कि आप कुछ खास चीजें अपने पास रखिए, तभी आपको वो बैठाएगा सरकारी पोस्ट पर, जिम्मेदारी देगा, ताकि आप ज्ञानी आदमियों को सिलेक्ट करेगा, यूं ही नहीं किसी को सिलेक्ट कर लेगा। हाँ बाद में जवाब दूंगा बेटा पायनियर आपका। चलिए बेटा चलो जवाब दो इसका, फटाफट फटाफट जवाब दीजिए इसका कि ये सेंटेंस किस टेंस का है। ही इज अ बॉय, ही इज अ बॉय, जस्ट अ स्मॉल सेंटेंस इज बीइंग आस्क्ड हियर। नन ऑफ दीज, क्या बात है, उत्तर आ रहा नन ऑफ दीज। इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है गुरुजी, क्या बात है, एक से एक बच्चे हमारे पास, बहुत शानदार बच्चे हैं भाई। जवाब नहीं है आपका भाई। देखो मैंने कहा था 50% बच्चे आंसर देके आएंगे एग्जाम में, यहां तो 0 परसेंटाइल है, यहां तो परसेंट 333 यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या बाकमाल कर दिया बिटिया रानी आपने, आपने तो कमाल कर दिया भाई। चलो सत्यम बेटा जवाब दो, दीक्षा से मत पूछो क्या हुआ, तू अपना बताओ, अपना बोलो, दीक्षा से मत पूछो। सिंपल प्रेजेंट बोले, इसमें तो ऑप्शंस नहीं है सिंपल प्रेजेंट का। व्हाट डू यू डू, बेटा बोलो अब करोगे क्या तुम, इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस उमा विश्वकर्मा ने बता दिया, क्या बात है भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ये, बहुत बढ़िया बेटा। प्रेजेंट इंडेफिनिट इज द टेंस दैट ऑलवेज टेक्स V1। इकलौता टेंस ये है जो बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के, बिना किसी ऑक्सिलरी के ये लेता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यहां बिना किसी ऑक्सिलरी के लगी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि है वर्ब बी की फर्स्ट फॉर्म, और इसलिए टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसको सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं, जिसको सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। आप लोगों के दिमाग में एक फितूर भरा हुआ है, और वो फितूर आपके टीचर ने आपकी 6th 7th 8th 9th 10th 12th में भरा था। आपके टीचर ने आपको यह बताया था, क्या बताया था, आपके टीचर ने बताया था कि ही डज हिज वर्क। आपके टीचर ने बताया था कि ही डज हिज वर्क, ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, और ही इज देयर में ये इज की वजह से सिंपल प्रेजेंट है। अरे भैया मेरा, ये दोनों एक ही बला है, ये कोई दो अलग अलग टेंसेस नहीं है। सिंपल पास्ट मतलब पास्ट इंडेफिनिट, सिंपल प्रेजेंट मींस सिंपल प्रेजेंट मींस प्रेजेंट इंडेफिनिट। सीबीएसई बोर्ड की जितनी ग्रामर की बुक्स आती हैं उसमें सिंपल प्रेजेंट लिखते हैं। जो काका पब्लिकेशन की जो चलती है, जो न्यू स्टाइल और एक्सीलेंट आप लोग पढ़े बैठे हुए हैं, उसमें सब क्या निकलता है, उसमें सब प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखा रहता है। तो टीचर आपका दोनों किताबें पढ़ के और खुद कंफ्यूज होकर बच्चों को जाके कंफ्यूज कर देता क्लास में। कहता वो मन में सोचता यार क्या करें, अब क्या करें, इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म तो है नहीं। अरे बेवकूफ दास, ये फर्स्ट फॉर्म ही तो है, ये फर्स्ट फॉर्म ही तो है। कौन सी, इज, एम, आर, ये तीनों फर्स्ट फॉर्म है। ही के साथ यानी सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इज लगता है, आई के साथ स्पेशल केस एम लगता है, और प्लूरल के साथ आर लगता है, और यह है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर हो गई, क्लियर हो गई बेटा। मिस्टी आज कई दिन बाद क्लास में दिखा है, आप बहुत कई दिन बाद आप दिखे हैं क्लास में मिस्टी जी। विकास वेरी गुड बेटा। दीक्षा चलो देखो बेटा, तो आपकी समझ में आ गई बात, मैं क्या कर रहा हूं, वर्ब बी की फर्स्ट फॉर्म। चलिए मैं इसको हटा देता हूं, कितने पेजेस बदलूंगा मैं आखिर, मैं इसको हटा देता हूं, ये पूरा का पूरा हटा देता हूं मैं, ये
नहीं नहीं, ये नहीं हटाना है, ये हटाना है, ये हटा देता हूं मैं, आपकी परीक्षा हो गई। चलिए, तो फर्स्ट फॉर्म हो गई बेटा, अब आ जाओ सेकंड फॉर्म। वर्ब बी की सेकंड फॉर्म बोलेगा कोई? वाज एंड वर। अब वो बच्चा मेरा कमाल का होगा जो वर्ब बी की थर्ड फॉर्म बताएगा। फटाफट मुझे थर्ड फॉर्म चाहिए। गरिमा बेटा, थर्ड फॉर्म चाहिए वर्ब बी की। गुड मॉर्निंग ज्ञानेंद्र जी, गुड मॉर्निंग मेरे बच्चे, गुड मॉर्निंग। चलो फटाफट वर्ब बी की थर्ड फॉर्म मुझे चाहिए। कौन बताएगा मेरा बच्चा? कोई पुराना स्टूडेंट है क्या मेरा इस क्लास में? कोई पुराना स्टूडेंट है क्या मेरा इस क्लास में? अमृता जी फटाफट, उमा विश्वकर्मा जी, गरिमा, विकास का नाम ले लूं मैं, जितेंद्र, जय माता दी। चलो फटाफट बताओ वर्ब बी की थर्ड फॉर्म। क्लियर हुआ ना बेटा श्रेया? क्या बात है, बहुत बढ़िया। लड़कियों की संख्या ही ज्यादा, तो मैं नाम किसका लूं? विकास बोलो। ये मिस्ती देखो कितनी दिन बाद दिख रहा है कि दिख रही है, ये भी नहीं जान पा रहा हूं मैं। मिस्टर पायनियर एक कमेंट करके चले गए कहीं। अपूर्वा जवाब दो बेटे। बिमल बेटा जवाब दो। तुमने बिल्कुल सही उत्तर दिया था बिमल बेटा, तुमसे फिर से मुझे उम्मीद है। हैज हैड, अरे बेटा ये क्या बोला? ये बोला कोई, बोला 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 बोला, क्या बात है। सोनम का उत्तर सही है, ब्रजेश का उत्तर सही है, मोनू का उत्तर गलत है, राकेश कुमार का उत्तर भी सही है बेटा, ये बीन होती है। क्या बात है। वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्ब बी की बीन होती है, जो परफेक्ट टेंस में हैज हैव के साथ लगती है। हैज हैव के साथ, हैव के साथ, हैड के साथ बीन लगती है। जब वो कंटिन्यूअस फॉर्मेट में आता है तो हैज हैव के साथ वर्ब बी की थर्ड फॉर्म बीन लगती है, तभी वो परफेक्ट कंटिन्यूअस बनता है। क्योंकि परफेक्ट तो हैज हैव हो गया बेटा, कंटिन्यूअस बनाने के लिए हमें वर्ब बी लगानी पड़ेगी, तो हम बीन लगा देते हैं थर्ड फॉर्म हैज हैव के बाद जो लगती है यूजुअली। क्लियर हो रही है बात? बिल्कुल क्लियर हो रही है बेटा, बहुत बढ़िया। चलो अब आ जाओ डू की थर्ड फॉर्म। ये सब जानते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू की डू और डज होती है, यानी डू एक बेस फॉर्म भी है और डू फर्स्ट फॉर्म भी होती है। डू डज हो गया, डिड इसकी सेकंड फॉर्म हो गई है, और डन इसकी पास्ट पार्टिसिपल भी होती है और V3 फॉर्म भी होती है। इसके बाद आ जाओ बेटा हैव की। हैव बेस फॉर्म भी होती है और सिंगुलर के साथ हैज और प्लूरल के साथ हैव लगती है, और हैड इसकी सेकंड फॉर्म भी होती है और हैड इसकी थर्ड फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल भी होता है। ये बातें मैंने बता दी आपको, तीनों के फॉर्म क्लियर हो गए? क्लियर हो गया बेटा? ये क्लियर है यहां तक? बिल्कुल। मैं चाहता नहीं कि आप रटें, मैं चाहता नहीं कि आप इज एम आर वाज वर रटें, बल्कि उसमें घुसें, उसमें इंटरेस्ट लें और खुद से चीजों को इन्वेंट करना सीखें, अपना दिमाग यूज करें। क्योंकि एग्जाम में जो लेके जाओगे वो रटा हुआ सब भूल जाएगा प्रेशर में, लेकिन जो आपके नस नस में ग्रामर घुसी होगी, जो नस नस में भरी होगी, वो कभी निकल नहीं पाएगी। ऑक्सिलरी वर्ब का दूसरा पार्ट मॉडल्स होते हैं, उन पर अलग से क्लास करूंगा। मॉडल्स को हमेशा बेस